पिछले लेक्चर में हमने एंटीजन और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। आज हम एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में होने वाली रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शंस या रिएक्शंस। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होने वाली जो इंटरैक्शन है, क्रिया हैं, वो एंजाइम सबस्ट्रेट के मध्य होने वाली अंतःक्रिया के समान ही होती हैं। ये एक प्रकार का बाइमोलिकुलर इंटरैक्शन होता है जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी की क्रियाएं एंटीजन के एपिटोप और एंटीबॉडी के पैराटोप के मध्य गैर संयोजी क्रियाएं होती हैं। ये सभी दुर्बल प्रकार के बंधों से बंधित होती हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हैं, वॉन्डरवाल फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस के कारण, इन बंधों के कारण ये क्रियाएं होती हैं। ये क्रियाएं स्पीसीज स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि विशेष प्रकार के एंटीजन से विशेष प्रकार की एंटीबॉडी ही संयुक्त होती है। इसमें एंटीजन डिटर्मिनेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि पूरा का पूरा अणु इसमें भाग नहीं लेता। इसमें प्रोटीनों का डिनेचुरेशन की क्रिया भी नहीं होती है। ये सतही प्रकार की होती हैं। ये संयोजन उत्क्रमणीय प्रकार का होता है, यानी दोनों तरफ हो सकता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट। ये क्रियाएं अणु पर पाई जाने वाली संयोजकता के समानुपाती होती हैं, यानी जिसकी जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी उसमें उतनी ही ये ज़्यादा रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट होगा उसका ज़्यादा। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं, जो इनविट्रो टेस्ट होते हैं या लेबोरेटरी में किए जाने वाले टेस्ट होते हैं, उनमें या इम्यूनोलॉजिकल यानी इन विवो के अंदर दोनों में ही प्रदर्शित होती हैं। अगर सीरोलॉजिकल टेस्ट अगर किया जाता है तो वो डिजीज डायग्नोसिस के लिए काम में आती है। मेडिकल के अंदर किसी बीमारी का पता लगाने के लिए इन क्रियाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उपयोग है। एंटीजन एंटीबॉडी के मध्य होने वाली जो क्रिया हैं वो उसमें वैलेंसी यानी उसके एंटीबॉडी के अटैचमेंट नंबर्स कितने हैं, वैलेंसी, उसकी एफिनिटी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एफिनिटी कितनी है इस पर डिपेंड करता है, और उसकी एविडिटी यानी टोटल एफिनिटीज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी यानी टुगेदर एफिनिटी, उसको एविडिटी कहते हैं। और स्पेसिफिसिटी यानी किसी एक एंटीजन की एंटीबॉडी के प्रति स्पेसिफिसिटी इस पर डिपेंड करता है। इनके आधार पर इनके अंदर क्रियाएं पाई जाती हैं। एंटीजन किस प्रकार का है इस पर डिपेंड करता है कि उससे होने वाली जो रिएक्शन है वो किस प्रकार की होगी। जैसे एंटीजन यदि पार्टिकल है, कोई कण है, तो उसमें एग्लूटिनेशन की क्रिया होगी, यानी ग्लूटिनेट, एंटीजन को ग्लूटिनेट करने का काम किया जाएगा। यदि वो लिक्विड है तो उसमें फ्लोक्यूलेशन की क्रिया होगी, यानी वो सस्पेंडेड जो लिक्विड है वो इस प्रकार बनेगा रिएक्शन के बाद में। और यदि एंटीजन कोई सॉल्युबल प्रोटीन है तो उससे प्रेसिपिटेशन बनेगा, यानी प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन होगी उसके अंदर। इस प्रकार से इन क्रियाओं को हम ये 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 प्रकार की क्रियाएं होती हैं: न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ऑप्सोनीकरण और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। पहला है उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। ये क्रियाएं जीवाणु के टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के मध्य होने वाली क्रियाएं हैं, यानी जीवाणु का जो टॉक्सिन है वो एंटीबॉडी के एंटीटॉक्सिन से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है, जिससे वो इफेक्टिव नहीं रहता लंबे समय तक। जैसे कि इस चित्र के द्वारा इसमें दिखाया गया है, टॉक्सिन और एंटीटॉक्सिन के मध्य हो करके और ये न्यूट्रलाइज हो जाती हैं एंटीजन ज़्यादा लंबे समय तक, फिर वो काम करने रहती हैं। जैसे डिप्थीरिया और बोटुलिज्म के उपचार के लिए इन रिएक्शंस का उपयोग किया जाता है। उदासीनीकरण में होने वाले बंधन के कारण रोगाणु के संक्रमण की क्षमता और उग्रता समाप्त हो जाती है। दूसरा है समूहन या एग्लूटिनेशन। ये क्रिया कणीय एंटीजन जब शरीर में प्रवेश करती है तब ये एंटीबॉडी इसके साथ में ये क्रिया करती है। इसमें दोनों के मध्य होने वाली जो क्लम्पिंग है वह एंटीजन और एंटीबॉडी की संयुक्त होकर के क्लम्प बना लेती है, और वो क्लम्प मैक्रोफेज को आसानी से डिस्पोज कर देती है। मैक्रोफेज का भोजन बन जाती हैं वो। अर्थात जब कणीय एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी के साथ मिलकर के ये समूहन या गुच्छन बना लेती हैं। अवक्षेपण की क्रिया अधिक संवेदनशील होती है। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये एंटीजन है और ये वाई आकार का एंटीबॉडी है। ये आपस में जब क्रिया करेंगी तो एग्लूटिनेट कर लेंगे, एक दूसरे को एक जालक बना लेंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसे एग्लूटिनेशन की क्रिया कहेंगे। ये क्रिया नग्न आंखों से देखी जा सकती हैं। जैसे कि हम यदि ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं तो उसमें आरबीसी और एंटीसीरम के साथ में जब स्लाइड पर परीक्षण करते हैं तो वो जो गुच्छन बनता है, वो जो क्लम्पिंग होती है, उस क्लम्पिंग को आसानी से नेकेड आंखों से देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप की जरूरत ही नहीं होती उसमें। ये क्रियाएं कई प्रकार के रोगों के परीक्षण में काम आती हैं। जैसे कि टाइफाइड के लिए बिडाल जो टेस्ट होता है उसमें एग्लूटिनेशन ही काम आता है। तीसरी प्रकार की प्रेसिपिटेशन। जब घुलनशील एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करे या तरल एंटीजन प्रवेश करे तो उससे बंधित होने वाली जो एंटीबॉडी हैं वो प्रेसिपिटेट करती हैं, उसको प्रेसिपिटेशन का काम करती हैं।
और ये जो अवक्षेप की मात्रा है या प्रेसिपिटेट की मात्रा है, ये दोनों की मात्रा पर निर्भर करता है। एंटीजन की मात्रा कम या अधिक होने पर यह है मिनिमम लेकिन उचित या पर्याप्त मात्रा में अवक्षेपण की अधिकतम होता है। कभी कभी एंटीबॉडी एंटीजन संकुल जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल के रूप में होता है। उस सस्पेंडेड पार्टिकल को, सस्पेंडेड जो लिक्विड है उसको फ्लोक्यूलेशन कहते हैं इस क्रिया को। प्रेसिपिटेशन की जो उस चित्र के द्वारा इसमें समझाया जा सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इस प्रकार का एक जालक का निर्माण होता है, एक लेटिस का निर्माण होता है, सॉल्युबल एंटीजन हो तो। अवक्षेपण की जो क्रिया है वो एंटीजन के परीक्षण के लिए अथवा रोगी में संक्रमण की जांच के लिए किया जाता है। जैसे ये परीक्षण रक्त या वीर्य या भोजन की विषाक्तता या आदि फॉरेंसिक एप्लीकेशन में इसका सबसे बड़ा महत्व है। यह परीक्षण स्लाइड पर अथवा प्रश्नली में अवक्षेप बनने की क्रिया या वलय की क्रिया के द्वारा किया जाता है। ये क्रियाएं विभिन्न प्रकार के ह्यूमन पैथोजन एवं डिजीज के डायग्नोसिस में काम आती हैं। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी है, उसको जांचने के लिए टाइफाइड डिजीज डायग्नोज की जाती है, तो उनमें ये काम आता है। प्रेसिपिटेशन में ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें जैसे जैसे एंटीजन की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्राफ, ये जो क्रिया है प्रेसिपिटेशन की वो बढ़ती है और एक चरम बिंदु पर जाकर के और फिर यदि एंटीजन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ये डिक्लाइन होने लगती है और ये नीचे की तरफ आने लगता है ग्राफ। यानी कि एक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में ये ग्राफ जो शो करता है वो धीरे धीरे मात्रा बढ़ने के साथ बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद में वो कम होने भी लग जाता है। चौथी प्रकार की है ऑप्सोनाइजेशन या ऑप्सोनीकरण। यह वह क्रिया है जिसमें एंटीबॉडी किसी एंटीजन को कोट कर लेता है, उसको आवृत कर लेता है। आवृत करने के बाद में फिर मैक्रोफेज के सामने पेश कर देता है और मैक्रोफेज उसे खा करके नष्ट कर देती है। ऑप्सोनीकरण जो है वो ग्रीक भाषा के ऑप्सोनो शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ ही होता है कि आई प्रिपेयर विक्टिम फॉर, मैं आपके लिए शिकार तैयार करता हूं। इसमें जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम है, ये ऑप्सोनीकरण प्रोटीन हैं जो सूक्ष्म अथवा बाह्य कण और एंटीजन को आवृत कर लेती हैं और फिर उसके बाद फेगोसाइट के सामने इसको पेश कर देती हैं। फेगोसाइट उसे खा करके नष्ट कर देता है। जैसे कि ज्वर है, पोलियो है, रूबेला के जो एंटीजन हैं वो ये उनके साथ में ऐसा होता है। पांचवा है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम या पूरक तंत्र। इसमें कुछ विशेष प्रकार के यानी लगभग 20 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन काम में आते हैं। ये प्रोटीनों का वो समूह होता है जो प्राणी की प्रतिरक्षा में भाग लेता है। ये एंटीबॉडी के प्रभाव को आवर्धित करता है, उसको मैग्नीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है। रक्त प्लाज्मा और प्लाज्मा झिल्ली में सामान्य प्रकार के निष्क्रिय प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन पूरक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। ये पूरक प्रोटीन जो है प्रतिरक्षी क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की सहायता करती हैं। जैसे मास्ट सेल है, हिस्टामिन का रिलीज करना है, इस प्रकार से इनकी हेल्प करती हैं। जैसे इस चित्र में विभिन्न प्रकार की ये रिएक्शंस बताई गई हैं, न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। इसके बाद हम इस वीडियो के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें ये क्रिया होती कैसे है। जैसे ही कोई मैक्रोफेज एंटीजन को खाती है, एंटीजन को नष्ट करती है, तो अपनी सतह पर उस एंटीजन के अवशेषों को प्रदर्शित करती है और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन जाती है, यानी एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली सेल। इसके साथ में टी हेल्पर सेल आती है और वो अटैच हो जाती है इससे। इसमें मैक्रोफेज कुछ केमिकल्स का सीक्रेशन करती है जिन्हें इंटरल्यूकिन फर्स्ट कहते हैं और उन केमिकल को रिसीव करके टी हेल्पर सेल दूसरे प्रकार के केमिकल स्रावित करती है जिन्हें इंटरल्यूकिन सेकंड कहते हैं। ये इंटरल्यूकिन सेकंड बी और टी सेल के पास में जाते हैं और उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको एक्साइट करते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल और बी लिम्फोसाइट ये दोनों ही स्टिमुलेट हो जाती हैं, दोनों ही एक्टिवेट हो जाती हैं। इसमें जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वह जैसे ही कोई नॉर्मल सेल में एंटीजन प्रवेश करता है और उसको इन्फेक्ट करता है तो वह एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करती है और इसके साथ में साइटोटॉक्सिक टी सेल वो आकर के उसके पास में आकर के उसे जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में अपने अंदर से इस प्रकार के कुछ लाइसिन पदार्थ स्रावित करती है जिससे वो इन्फेक्टेड जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे इसमें ये कुछ केमिकल स्रावित हुए और ये इन्फेक्टेड सेल डिस्ट्रॉय हो गई। इस प्रकार की ये जो क्रिया है वो टी हेल्पर सेल या टी सेल में काम में आती है। इसी प्रकार से बी सेल जब स्टिमुलेट होती है तो बी सेल इसके साथ में कॉम्बिनेट करती है तो बी सेल में मल्टीप्लिकेशन स्टिमुलेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का। वो बार बार विभाजित होकर के बहुत संख्या में प्लाज्मा सेल बना लेती हैं और वो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। ये एंटीबॉडीज लाखों प्रकार की एंटीबॉडी बनाती हैं। वो एंटीबॉडीज एंटीजन के पास में आकर के उनके साथ क्रिया करके उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको नष्ट करते हैं या उनके साथ कॉम्बिनेशन बना करके और मैक्रोफेज के सामने पेश कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ बी सेल
एंटीबॉडीज नहीं बनाती हैं और वो विभाजित होकर के एज इट इज बनी रहती हैं, उनको मेमोरी बी सेल कहते हैं। ये फर्दर इन्फेक्शन के लिए काम में आती हैं। यानी जब सेकेंड